गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगरों के स्थल और स्थिति। क्योंकि नगरों की स्थापना में इन दोनों ही जो तत्व हैं, कारक हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इनके अभाव में कोई भी नगर भविष्य में अपनी जो विकास की योजनाएं हैं उनको पूर्ण नहीं कर पा सकता है। स्थल और स्थिति का जो अर्थ है यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना आवश्यक है। नगरीय भूगोल में नगर के स्थल और जो स्थिति है उसका अध्ययन विशिष्ट भी है और महत्वपूर्ण भी है। किसी नगर के अध्ययन का प्रारंभ इस बिंदु से आरंभ होता है कि वो भूतल पर कहाँ स्थित है और वह अपने समीपस्थ क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित है। वह स्थान जहाँ पर नगर का उद्भव होता है या जितनी भूमि पर नगर का वर्तमान भौतिक विस्तार होता है उसे नगर का स्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्थिति से मतलब यहाँ पर ये है कि ग्लोब पर वो कहाँ पर है। जैसे आपने सुना होगा पर्वतों के मध्य स्थित है या नदी के तट पर स्थित है या मैदान में स्थित, खुले मैदान में स्थित है या दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो इस प्रकार स्थिति से तात्पर्य उसका पृथ्वी धरातल पर उसकी जो वास्तविक स्थिति धरातल के संदर्भ में कहाँ पर है। नगर द्वारा आच्छादित जो वास्तविक भूमि होती है उसी पर वो क्या होता है, नगर विद्यमान होता है। और ये नगर का क्या कहलाता है, स्थल कहलाता है। यानी कि जितने भूभाग पर नगर का विस्तार होता है उसे हम क्या कहते हैं, नगर का स्थल कहते हैं, जिस पर वो बसता है। नगर की जब हम स्थापना करते हैं तो उससे पहले उस स्थल के बारे में अनेक जो चीज़ें हैं उनको हम निरीक्षण करते हैं और तत्पश्चात ही हम क्या करते हैं, उस नगर की स्थापना के बारे में निर्णय लेते हैं। जैसे हम बात करें नगर के जो स्थल का चयन है, यानी कि नगर हमको कहाँ बसाना है और उस स्थल का चयन हम क्यों करें, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं या यूँ कहें कि उसकी जो स्थापना है उसको करने से पूर्व उसमें कई चीज़ों को देखा जाता है। जैसे वहाँ की भूमि की बनावट और संरचना कैसी है, अर्थात वो जो धरातल है जहाँ पर हम नगर की स्थापना करने जा रहे हैं वो कैसा है, उपजाऊ है, समतल है, आसपास की भूमि से या जो जलीय जो बहाव क्षेत्र है उससे वो ऊंचा है जिससे कि बाढ़ आदि का खतरा ना हो। इसी प्रकार इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पर जलापूर्ति किस प्रकार की है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है या नहीं है। सुरक्षा का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि चूँकि प्राचीन काल में जितने भी नगर थे उनको जो बाह्य आक्रमण थे उनसे सुरक्षा प्रदान करना अति आवश्यक था। इसीलिए सुरक्षा का जो कारक है ये भी क्या था, महत्वपूर्ण था। इसके अलावा आर्थिक संसाधन, अर्थात हम अगर नगर बसा रहे हैं तो उसके आर्थिक संसाधन, यानी कि वहाँ जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होंगी जिससे लोगों को रोजगार मिले और लोगों का भरण पोषण आसानी से हो सके, वो सुविधाएं किस प्रकार की है। इसी प्रकार परिवहन सुविधा, यानी कि उस क्षेत्र में आने जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस प्रकार स्थिति और नगर के स्थल दोनों में महत्वपूर्ण एक संबंध होता है, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। नगर की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल की खोज होती है। उपयुक्त स्थल पर नगर के उद्भव के पश्चात उसके भावी विकास हेतु अनेक भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि नगर की बाहर की दशाएं नगर के विकास के लिए अनुकूल हैं तब तो नगर का विकास और विस्तार आसानी से हो सकता है। अदरवाइज वह नगर पोषण के अभाव में या विकास के अभाव में जो नगर का विकास है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा और वो जल्द ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्थल और जो स्थिति है उसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे उपयुक्त भूमि। नगर को बसाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक जो कारक माना जाता है वो माना जाता है उपयुक्त भूमि। अगर उपयुक्त भूमि नहीं होगी तो नगर की स्थापना संभव नहीं हो। उपयुक्त भूमि से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए और उसमें आवागमन यानी कि सुप्रवाहित होनी चाहिए, आसानी से उसमें आवागमन हो सके। भूमि का जो ढाल है वो सामान्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अधिक ढालू हो जिससे बहुत सारी समस्याओं का नगर को क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा।
ढाल सामान्य होना चाहिए जिससे नगर में जल जमाव की स्थिति ना आए, और नगरीय स्थल की मिट्टी सामान्य कठोर होनी चाहिए जिस पर अपरदन का प्रभाव कम पड़े। यानी कि मिट्टी जो है वो अधिक मुलायम नहीं होनी चाहिए, या यूँ कहीं कोमल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश आदि के कारण जो पानी का प्रवाह होगा, जल प्रवाह, उससे उसका क्या होगा, कटाव होगा। ऐसे में नगर को सुरक्षित रखना मुश्किल पड़ सकता है। जलापूर्ति किसी भी जो स्थल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। प्राचीन काल की जितनी भी नगरीय सभ्यताएं हैं, आपने पढ़ा होगा कि वो सब की सब कहाँ विकसित हुई हैं, नदियों के किनारे हुई हैं, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण आवश्यक कारक होता है वो पानी होता है, क्योंकि पानी के द्वारा ही हम दूसरे प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको कर पाते हैं। तो किसी भी स्थल पर जल प्राप्ति के अभाव में बस्तियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नगर निवासियों की घरेलू और जो औद्योगिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का होना क्या है, आवश्यक होता है। इसलिए जलाशयों की जो तटीय स्थिति है नगरीय विकास के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्राचीन काल की जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं, चाहे हम दजला फरात की बात करें, सिंधु, मोहनजोदड़ो, और जितनी भी आपकी मिस्र की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं नदियों के किनारे जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध था वहाँ विकसित हुई, और उन्होंने अपने जो समय था उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या किया, विकास किया, जिसके अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये सभ्यताएं विकसित सभ्यताओं के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। परिवहन की सुविधा नगरीय स्थल को बाह्य क्षेत्रों से परिवहन मार्ग द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। इसलिए उस नगर में आने जाने के लिए जो परिवहन मार्ग हैं वो तभी संभव हो पाएंगे जब उसका जो स्थल है वो कैसा होगा, लगभग समतल होगा। उसमें उसके जो विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न दिशा में जो क्षेत्र हैं, वहाँ से आने जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, क्योंकि इसके अभाव में नगरीय जीवन का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। अगर परिवहन के जो साधन है वो आसान है, आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, तो वह नगरीय क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्रों तक अपने संपर्क स्थापित करता है, और ऐसे में वह नगर तीव्रता से क्या करता है, विकास करता है, जिससे उसका आकार और बड़ा होता हुआ चला जाता है। इसलिए प्राय ये देखने को मिलता है कि जो जलमार्ग हैं या सड़क हैं या रेल मार्ग की सुविधा वाले जो नगर हैं तेजी से क्या करते हैं, विकसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अनेकों ऐसे छोटे छोटे जो कस्बे थे, जो या तो सड़क मार्ग हैं उनके संगम पर स्थित है, या जो अपने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके किनारे पर स्थित है, लेकिन जैसे ही उनको ये अवसर मिलता है, परिवहन का जो अवसर मिलता है, तो वो छोटे कस्बे धीरे धीरे एक बड़े कस्बों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और कालांतर में वो एक नगर का रूप क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। मार्ग संगम वाले स्थल नगरीय विकास के लिए सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैंने कहा जैसे भी कि जहाँ कहीं भी, जैसे हम बात करते हैं रेलवे की, जहाँ जंक्शन होता है, जहाँ एक स्थान से कई जो मार्ग हैं निकलते हैं, अलग अलग दिशाओं में मार्ग निकलते हैं, उन पर वो नगर, वो केंद्र क्या होता है, तेजी से क्या करता है, विकसित होता है। इसी प्रकार विभिन्न जो सड़क मार्गों के संगम स्थल है, वहाँ पर भी स्थित जो छोटे नगर हैं वो तेजी से क्या करते हैं, विकसित होते हैं, और वो धीरे धीरे समय आने पर एक बड़े नगर से महानगर में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जीविका के स्रोत नगरों के स्थल के चयन में एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जिस नगर की स्थापना होगी उसके निवासियों के लिए जीविका के साधन क्या होंगे और वो कहाँ से उपलब्ध होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए नगरों का जो स्थल का जो चयन है, इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वहाँ हम नगर बसाने जा रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जो जीविका के साधन है वो क्या होंगे। उद्योग, व्यापार, परिवहन, सेवाएं, खनिज ये सब जीविका के स्रोत माने जाते हैं। तो इनकी जो स्थिति है वो स्थल के चयन को क्या करती है, प्रभावित करती है। अंत में जलवायु, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि अगर जलवायु अनुकूल होगी तो वो नगर वहाँ तेजी से क्या होगा, विकसित होगा। जैसे हम बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, या बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं, या बहुत ज़्यादा नमी है, या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, ऐसी जो जलवायु है वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी कार्य क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है, अर्थात उसको घटाती है। ऐसे में नगरीय विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और ऐसे जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें नगरों का
जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जबकि शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु है वो मानव बसाव की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। तो ऐसे जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें जो नगर हैं उनका क्या होता है, तेजी से विकास होता है। हम यूरोप की बात करें, भारत की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये जो समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है यहाँ पर नगरों का तेजी से क्या होता है, विकास होता है। अब बात करते हैं नगर स्थल और स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है प्राकृतिक कारक, जिसके अंतर्गत सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है समतल धरातल। यानी कि स्थल और स्थिति दोनों को प्रभावित करने में समतल स्थल का महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है। क्योंकि समतल जो स्थल होता है उसमें परिवहन की सुविधा, जल निकास की सुविधा, सड़कों का जो निर्माण है उसकी व्यवस्था, पानी निकास की जो सुविधा है वो नगरीय विन्यास यानी कि नगर का फैलाव किस रूप में होगा, ये आसानी से क्या होता है उसमें नियोजन में काम आता है। बाढ़ युक्त निम्न भूमि जहाँ नदियों की बाढ़ का जल पहुँचता है या दलदली भूमियाँ होती हैं वहाँ नगरों का उद्भव नहीं हो सकता। नगरीय बसाव के लिए नदियों के तटबंध और बाढ़ मुक्त ऊंची भूमि का चयन ही आवश्यक होता है और वही नगरों के विकास में अपना योगदान देते हैं। इसी प्रकार पर्वत और मैदान संगम स्थल, यानी कि जहाँ पर मैदान और पर्वत आकर मिलते हैं वो नगरों के विकास के लिए एक अच्छा विकल्प माने जाते हैं। विभिन्न धरातलीय बनावट वाले मैदानी और पर्वतीय भागों के मध्य परिवहन, विनिमय और व्यापार के संचालन के लिए एक उभयनिष्ठ केंद्र के रूप में ऐसे नगरों की आवश्यकता होती है जो दोनों क्षेत्रों के मध्य संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। ऐसे मिलन स्थल के दोनों ओर जो परिवहन के साधन है उनमें भिन्नता के कारण यहाँ सामानों को उतारने और चढ़ाने, उनके भंडारण, परिवहन साधनों के परिवर्तन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगरीय बस्ती के विकास के लिए अनेकों प्रबल संभावनाएं वहाँ पाई जाती हैं। पर्वत पदीय जो चबूतरे होते हैं वो नगरीय स्थल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। भारत का जो हिमालय है उसके दक्षिण में अनेक ऐसे जगह हैं जहाँ पर पर्वत पदीय स्थल हैं जहाँ पर अनेक नगरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये ऐसे ही नगर हैं जहाँ पर मैदान और पर्वत आकर मिलते हैं और उस पर्वत पदीय मैदान का जो उच्च भाग है उस पर ऐसे नगरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तीसरा है पर्वतीय स्थल। पर्वतीय स्थल इसलिए इनका चयन किया जाता है कि जंगली पशुओं, बाढ़ और जो बाहरी आक्रमण है उनसे इसमें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। इसलिए पहाड़ियों में जहाँ थोड़ा बहुत समतल भूमि मिलती है या मनढाल भूमि पाई जाती है वहाँ प्राचीन काल से ही नगर बसाए जाते थे और आज भी अनेकों नगर ऐसे हैं जो इस प्रकार की पर्वतीय स्थिति की वो रखते हैं, स्थापना रखते हैं। ऊंची तटीय भूमि जहाँ बाढ़ आने की संभावना नहीं होती है वहाँ भी नगरों की स्थापना प्राचीन काल से होती रही है। नदियों के जो मोड़ हैं, नदी के जो किनारे हैं, ऐसे अनेक नदियां हैं जहाँ पर ऐसे नगरों की क्या हुई है, स्थापना हुई है। दिल्ली, उदाहरण के लिए दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, हरिद्वार है, कानपुर है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, पटना है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ऐसे अनेक नगर हैं जो नदियों के ऊंची भूमि पर यानी कि उच्च स्थल पर क्या हुए हैं, स्थापित हुए हैं। जलवायु, अनेक स्थानों का जो विकास हुआ है नगरों का वो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु को ध्यान में रखकर हुआ है। जैसे हम भारत की बात करें तो जो है शिमला का जो विकास हुआ है वो इसी को स्वास्थ्यवर्धक जलवायु को ध्यान में रखते हुए उसका विकास हुआ है। दार्जिलिंग है, मसूरी है, नैनीताल है, ये सारे के सारे जो नगर हैं वो जलवायु को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सांस्कृतिक कारकों में मार्ग संगमता। मार्ग संगमता से मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ मार्ग आकर मिलते हैं वहाँ पर अनेक यातायात मार्ग आकर मिलते हैं वहाँ पर नगरों का विकास स्वतः ही शुरू हो जाता है। अर्थात ये नगर की व्यवस्था के एक तरह से नाभि केंद्र कहलाते हैं और यहाँ पर नगरों का क्या होता है, तेजी से विकास होता है। बहुत सारे हैं, रेल है, सड़क है, वायु है, ऐसे अनेक केंद्र होते हैं जहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो जैसे मेलबोर्न है, ब्यूनस आयरस है, रियो डी जेनेरो है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कुआलालंपुर है, राजस्थान में कोटा है, झालावाड़, ऐसे कई शहर हैं जिनका विकास जो मार्ग संगमता है उसके आधार पर ही क्या हुआ है। केंद्रीयता से मतलब यहाँ पर कि जो विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं वो किसी एक केंद्र पर आकर क्या करते हैं, मिलते हैं और वहाँ पर अनेक सुविधाओं का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है।
उसको क्या कहा गया है, केंद्रीयता कहा गया है। सुरक्षा, सुरक्षा से मतलब यहाँ पर ये है कि नगरों की स्थिति और स्थल के चयन में प्राचीन काल से ही सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अनेक प्रकार की आपदाओं से सुरक्षा और जो बाह्य आक्रमण है उनसे सुरक्षा के लिए स्थलों का चयन किया जाता था, या फिर सांस्कृतिक रूप से उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो किले या दुर्ग बनाए जाते थे, परकोटों से उनको सुरक्षित किया जाता। परकोटे के चारों ओर खाई का निर्माण भी किया जाता था। तो प्राचीन काल के चाहे वो भारत के नगर रहे हों चाहे यूरोप के नगर रहे हों, वो इस तरह की जो व्यवस्था थे वो करते थे। आर्थिक साधनों की उपलब्धता, यानी कि आर्थिक जो साधन है वो इस नगरों के स्थल और स्थिति के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नगर की स्थापना करने से पूर्व ये ध्यान रखा जाता था कि उसके चारों ओर जो आर्थिक साधन है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, वो आने वाले जो हमारी जो जनसंख्या है उसके जो पालन पोषण है उसमें वो कितनी भूमिका निभा सकते हैं। प्राचीन काल में जो नगरों का उद्भव और जो विकास होता था वो सुरक्षा, प्रशासनिक और राजनीतिक उद्देश्यों से ही किया जाता था। लेकिन आधुनिक नगरों के विकास का मुख्य कारण परिवहन के साधनों तथा मार्गों का विकास और औद्योगिक, व्यापारिक तथा खनन संबंधी जो क्रियाएं हैं उनके कारण फलस्वरूप ज़्यादा हो रहा है। किसी भी नगर के विकास के लिए अनिवार्य है कि उसकी जनसंख्या के लिए खाद्य तथा पेय सहित अन्य जो नगरीय आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके वो वहाँ पर होना अत्यंत आवश्यक है। नगर की स्थिति किसी न किसी मजबूत आर्थिक संसाधन से युक्त होनी चाहिए जिसके आधार पर नगर का भावी विकास संभव हो सके। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे जोहान्सबर्ग है, किम्बरले है, कालगुरली,